परिवार के प्रत्येक सदस्य को खटना पड़ता था। खटना मतलब समझते हो, मेहनत करना पड़ता था। खटना मतलब मेहनत करना पड़ता था एक एक पैसे के लिए। ये झूठ नहीं है, सत्य है, सच्चाई है। कभी अपने पापा के साथ जरूर बैठना। एक एक पैसे का हिसाब कहां से आता है। अगर तुम्हें परिवार वाले ने 10 रुपए दिया और हिसाब मांग दिए तो बुरा मत मानना, क्योंकि हर एक पैसा पसीने और खून की कमाई होती है। हिसाब बहुत जरूरी होता है। पैसों का सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। अपने परिवार की हालत आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है, इसलिए आप वही काम करें जितना में आपके माँ बाप खुशी से कर पाए, खुशी से कर पाए। अगर कुछ उम्मीद है कि नहीं बेहतर कर सकता हूँ, कुछ एक्स्ट्रा पैसा लगेगा, तो बिल्कुल अपने माँ बाप से बताइए, वो तो कहीं से ला के देंगे, पर उसके बाद आपको करना है। हम जब बच्चों उस समय AIEEE हुआ करता था, जो आज जेई मेंस और एडवांस हो गया है। हम 12th के बाद जब हम 10th पास किए तो हमारे अंकल जी ने हमें, चूँकि हमारे पिताजी वैसे हैं नहीं, हमारे पिताजी को गांव में लोग पागल कहते थे, बहुत सीधा व्यक्ति है, मतलब ना कमाते हैं ना खेती वेती कुछ नहीं, बस अपना उनको मतलब। हमारे लिए तो हमारे बाप ही है ना वो, लोग भले कुछ भी कहें। तो चाचा जी ने कहा कि यार 10th में इतने मार्क्स लेते आओ, फिर 12th साइंस से कराएंगे। गाँव में थे सब लोग, वही माइंड सेट था। मतलब हमें भी चैलेंज मिला था कि साइंस से इंटर तब करोगे जब 10th में अच्छे मार्क्स लेके आओगे। हमारे सामने ये प्रस्ताव रखा गया था। अब मुझे तो साइंस से ही करना था, क्योंकि मेरा मन था, पहले था कि इंजीनियर बनना है। अब लोग कहते हैं ना सपने टूट जाते हैं, देखिए हालात कैसे तोड़ देता है। मैं 2 मिनट समय लूंगा, इसी से रिलेटेड है, बताऊंगा। मैं इंटर साइंस से करने के लिए 10th के उनके चैलेंज को एक्सेप्ट करके, बहुत जो भी संसाधन था हमारे पास, जिस तरीके से पढ़ पाया पढ़ के, उनकी जो बातें थी कि हाँ इतना नंबर ला दो हो जाएगा, हम ला दिए। इंटर करना था, हुआ कि इंटर लाओगे तो अच्छा नंबर आएगा तो पटना में रह के तुमको पढ़ाया जाएगा। पटना में रह के पढ़ा दिया परिवार ने, दादी ने, चाचा जी ने, सब ने मिलकर पढ़ाया जैसे भी हो। उसके बाद हुआ कि हमें इंजीनियरिंग करना था। उस समय AIEEE होता था, उसका फॉर्म भरना था। फॉर्म भरने तक के पैसे नहीं मिल रहे थे। सिचुएशन कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी, पर किसी से लेकर के 900 रुपये का फॉर्म भराया था। एग्ज़ाम भी दिया हमने, एग्ज़ाम अच्छा, मार्क्स भी आ गया, मतलब सही था, वो जो भी कट ऑफ था वो कट ऑफ क्रॉस हो गया था, मतलब अच्छा था। काउंसलिंग भी हमने जाके पटना में करा लिया। जब कॉलेज में एडमिशन की बारी आई तो वहाँ पे आ गया पैसा। वहाँ पे कुछ भी काम नहीं आएगा आपका, कोई इमोशंस नहीं, कोई आपकी आर्थिक स्थिति नहीं, कुछ नहीं। भैया ये है, लगेगा तो लगेगा। नहीं मिला पैसा, नहीं हुआ एडमिशन, सपने ऐसे ही चूर चूर हो जाते हैं। फिर हमने सोचा कि अब इसमें तो हम नहीं जा सकते हैं। जमीन भी नहीं है कि किसी को गिरवी रख सकते हो पैसे देने के लिए। कोई वैसे भी पैसे आज पता है किसको मिलता है, जिसका जड़ मजबूत होता है। लोग उसी को पैसा देते हैं कि ये वापस लौटा पाएगा या नहीं। सबको पैसा लोग नहीं देते हैं। उसके बाद हमने सोचा यार चलो कोई बात नहीं, अब अकेले में रोना पड़ता है, सामने नहीं रो पाते है किसी को। फिर हमने डिफेंस का चॉइस किया। डिफेंस में सब कुछ होने के बाद आंख ले बैठता था। मेडिकल में फिर कलम का सहारा, और देखिए आज आप और हम एक साथ हैं तो ऊपर वाले की कृपा है। बस मैं वही मानता हूँ, माँ सरस्वती की कृपा है कि उन्होंने हमको और आपको आज एक साथ रखा है। ऐसे सपने चूर होते हैं, नए सपने बनते जाते हैं। तो परिवार की स्थिति वही जानता है, जो जिस सिचुएशन से गुजरता है वही, बाकी तो वही लगता है। अब इस व्यक्ति की हालत देखिए, जब वो 9वीं कक्षा में था, घर की आर्थिक हालत कमजोर थी, एक एक पैसे के लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य को खटना पड़ता था। ट्यूशन पढ़ा पढ़ा के हम भी पढ़े थे, एक एक बच्चे को। 4 बच्चे आए आज, नया पता चला आज पढ़ाए, कल से 2 नहीं आ रहे हैं, 2 ही आ रहे हैं। इतना डिमोटिवेट, आदमी परेशान हो जाता था कि वह तो क्यों चला गया। मैं पूछता था भाई ठीक है मत आना, पर ये बता दो कि क्यों नहीं आ रहे हो। तो नहीं सर मैं दूसरे कोचिंग में जा रहा हूँ। तो मैं ये पूछता था कि मुझे पढ़ाने तो आ रहा है ना, तुम मेरे पढ़ाई से संतुष्ट तो हो ना, कम से कम इतना बता दो। तो हाँ सर अच्छा लगता था, बस मेरे 2 साथी वहाँ जा रहे थे इसलिए मैं वहाँ जा रहा था। बोले ठीक है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरी कमी तो बताते जाओ कि हाँ मेरे अंदर कुछ कमी है तो मैं सुधार लूंगा। इतना डिमोटिवेशन मिलता था, खटना पड़ता था। मेरे पास पाठ्य पुस्तकें हमेशा कम रहती थी, स्टडी मटेरियल नहीं मिल पाता था। लेखक कह रहे हैं दोस्तों से मांग कर काम चलाना पड़ता था। उस समय दोस्त कुछ अच्छे होते हैं वही काम आते हैं। कपड़ों की भी वही स्थिति थी भाई, जो मिल गया। उस समय गांव में कोई भी जानवर, कोई भी पशु मर जाए, हम ही लोगों का काम था उसे उठाकर बाहर फेंकना। जिसके घर में जो काम करता था उसके मरे हुए पशु भी उसी को उठाने पड़ते थे। अगर मैं आपके घर में काम कर रहा हूं ना, आपके घर में कोई पशु का डेथ हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो वो मेरा काम है कि मैं उसको हटाऊंगा, साफ सफाई पूरा करूंगा। उसके मरे हुए पशु भी उसे उठाने पड़ते थे। इसके बदले में कोई मेहनताना या मजदूरी नहीं मिलती थी। सोचो कितना अत्याचार हुआ उस परिवार पे, उस समाज पे। कह रहे हैं कि पशु मरे हुए हटाने की कोई मजदूरी, कोई मेहनताना नहीं मिलती थी, कुछ नहीं मिल रहा था। एक गाय, बैल या भैंस को उठाने के लिए 4 से 6 लोगों की जरूरत होती थी। बिल्कुल होती। कोई कुत्ता तो नहीं है ना कि भाई ऐसे उठाया बांस और उठा कैसे फेंक दिया। एक गाय मरी है, एक भैंस मरी है, एक बैल है,
कुछ भी हो, कम से कम 4 से 6 लोगों की जरूरत पड़ती थी। जिसका मवेशी मर जाता था उसे जल्दी लगी रहती थी। बहुत बेचैन होते थे ये मालिक लोग, त्यागी लोग, बड़े बड़े लोग, कि भाई जल्दी हटा, बदबू दे रहा है। इसलिए वह बार बार बस्ती में आकर चिल्लाता था। आके गरजते हैं ना, अब देखिएगा आज भी ऐसा होता है। जो गांव में बहुत अपने आप को वो समझते होंगे सेठ मालिक, पैसे वाले, या थोड़े इज्जतदार होंगे, अच्छे समझते होंगे, तो वो बस्तियों में जा जाकर के चिल्लाते हैं, गरजते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए। देर होने पर गालियां बकता था। देखो अब क्या इससे बदतर क्या हो सकती है। आके चिल्लाता भी था, देर हो जाने पर गाली भी देते थे लोग हमें। उठाने वाले को इकट्ठा करने में भैया अक्सर देर हो जाती थी। अब 6 लोगों को ले जाना है, 6 लोगों को ढूंढना पड़ेगा, कौन कौन है भाई, चलोगे? क्यों कोई जाएगा भाई, पैसा तो मिल नहीं रहा है, इसके बदले में पैसा तो भी नहीं मिल रहा है ना, मजदूरी भी तो नहीं मिल रही। अब देर तो हो ही जाता था। ये पंक्ति ये कह रही है कि देर तो हो ही जाता था, मतलब गालियां पड़ती थी, गाली सुनना पड़ता था, क्योंकि ये आकर के गालियां बकते थे। मरे हुए पशुओं को उठाना बड़ा कठिन काम होता है। उसके अगले पिछले पैरों को रस्सी से बांधकर, बांस की मोटी सी बांस अंदर डाल करके, फिर पीछे से, फिर आगे से, कुछ लोग बीच में सहारा बनते हैं, तब उठाना पड़ता था। इतने श्रम साध्य काम के बदले में मात्र गालियां मिलती थी। इतने मेहनत से वो काम करने के बदले में मात्र क्या मिलती थी? गाली। एकदम थूकना पड़ जाए वैसे समाज पे। ये समाज इतना गंदा है, इतना गंदा है, जो ऐसा बर्ताव किया जा रहा है किसी विशेष जाति के साथ। सॉरी बच्चों, पर मतलब आपके सामने है ना, आप समझ रहे हो ना। यही से ये पंक्ति आती है जो कि मैं आपको पढ़ाया हूं। कितने क्रूर समाज में रहे हैं हम। लेखक कह रहे हैं कि हम कितने गंदे समाज में, कितने कठोर लोगों के बीच रहे हैं, कितने क्रूर समाज में रहे हम, जहां मेहनत का, श्रम का कोई महत्व नहीं था, कोई मोल ही नहीं था, बल्कि गरीबी को बरकरार रखने के लिए एक षड्यंत्र है। यही सब, ये लोग हमेशा गरीब रहें, गरीब रहेंगे तो हमारी बात सुनेंगे, हम गालियां सुनाएंगे, हमारे यहां खटने आएंगे, हमारे जूठा पतल उठा के फेंकेंगे। हमें तो गरीब रखने का ये साजिश रचा गया था। इनकी गरीबी बरकरार रहेगी तो ये पेट भर सोचेंगे, सिर्फ पेट की सोचेंगे। आज सोचिए ना, हमारे आपके बिहार में क्या हो रहा है। अगर शिक्षा के स्तर को सुचारू नहीं बनाया जाए तो लोग यही ना समझेंगे, और यही बातें ना सामने आएगी कि भाई शिक्षा के स्तर को खराब इसलिए किया जा रहा है कि यहाँ के आने वाली पीढ़ी बहुत ज्यादा एजुकेटेड ना हो। बहुत ज्यादा एजुकेशन मिलेगा तो वो कुर्सी पे सवाल उठाएगी, हर सिस्टम पे सवाल उठाएगी जनता। इसलिए उनको बुद्धू बना के रखो, इतना तक उनका माइंड ब्रेन वॉश कर दो कि वो सिर्फ सुबह उठे तो पेट भरने की सोचे। अब पेट भरने के लिए 4 रोटी चाहिए, रोटी के लिए कहीं से 100-200 रुपए मिल जाए, जाओ मजदूरी कर लो, खेत में माटी वाटी फेंक दो कहीं, बस उतना ही तुम्हारा मानसिकता रह जाए। तो कहीं ना कहीं ये तो लंबी प्रक्रिया हो जाती है। बरकरार रखने के लिए एक षड्यंत्र था यह सब। ये पंक्ति बच्चों एक्सप्लेन करने के लिए आता है, व्याख्या करने के लिए। मरे हुए पशु की खाल मुजफ्फरनगर के चमड़ा बाजार में बिक जाती थी। नोट करना इस पॉइंट को कि मरे हुए पशु की खाल कहां बिकती थी? मुजफ्फरनगर के चमड़ा बाजार में। आगे देख लीजिए, उन दिनों एक पशु की खाल 20 से 25 रुपए में बिकती थी। कितने रुपए में? एक पशु की खाल कितने रुपए में बिकती थी? 20 से 25 रुपए में। आने जाने और मरे हुए पशु को उठाने की मजदूरी देकर मुश्किल से एक खाल के बदले 10-15 रुपए हाथ में आते थे। बचत कितना होता था? 10 से 15 रुपया। मरे हुए पशु को उठाने और फेंकने के बदले कोई मजदूरी नहीं मिलती थी। लेकिन हम क्या करते थे कि उसकी खाल को उधेड़ करके, निकाल करके, अच्छे से निकालना पड़ता था, फिर उस खाल को मुजफ्फरनगर के चमड़ा बाजार में जाके हम बेचते थे, तो 20-25 रुपए मिल जाते थे। उसमें से जो लोग आए थे, आने जाने का किराया जो भी था अपना दे लेकर के 10 से 15 रुपया बचता था। तंगी के दिनों में, तंगी मतलब तबाही के दिनों में, कष्ट के दिनों में, कमी के दिनों में, मंदी के दिनों में, वही 10-15 रुपए भी बहुत बड़ी रकम दिखाई पड़ता था। जहां पेड़ ना रुख तहां ऋण प्रधान माना जाता है। जहां कोई पेड़ पौधा ना हो वहां ऋण का पौधा भी हो तो बहुत काम आता है। हैं? चमड़ा खरीदने वाला दुकानदार खाल में बहुत मीन मेख निकालता था। यहाँ पे कटा हुआ है, हाँ ना, 25 रुपया नहीं है, 24 रुपया होगा। देखो ये वाला खाल जो है बहुत, यहाँ पे देखो अच्छे से सफाई नहीं की हो, यहाँ पे भी चमड़ा कट गया है। मीन मेख करता था। कट फट जाने पर खाल बेकार हो जाती थी। खाल को निकालते ही उस पर नमक लगाना पड़ता था। ये भी ऑब्जेक्टिव बनेगा। खाल को निकालने के बाद क्या मिलता है? नमक लगाना पड़ता था, वरना दूसरे दिन ही खाल खराब हो जाती थी। अब खाल को निकाल करके नमक क्यों लगाना पड़ता था? क्योंकि वो खराब हो जाती थी, जिसे दुकानदार खरीदने से मना कर देता था, नहीं लेता था। एक रोज ब्रह्मदेव तगा, ब्रह्मदेव जी के घर बैल खेत से लौटते समय रास्ते में गिर पड़ा। ब्रह्मदेव तगा जी थे, मालिक थे, बड़े घर वाले के लोग थे वो। उनका बैल था एक, रास्ते में आ रहा था, गिर पड़ा, उठ नहीं पाया, मर गया। कुछ ही देर बाद ब्रह्मदेव ने हमारे घर खबर कर दी थी। पिताजी और मुझसे बड़े भाई जनेसर, मैं बताया था ना, जनेसर बड़ा भाई था लेखक का, वो उस रोज किसी रिश्तेदारी में गए थे। घर पे कोई नहीं था, मतलब इन द सेंस ये
कि उनके पिताजी और बड़े भाई नहीं थे। घर पर माँ थी, मेरी बहन माया थी और सबसे बड़ी मेरी भाभी देवी ही रहती थी। जसवीर उन दिनों देहरादून में मामा के पास गया था। जसवीर किन क्या गया था? देहरादून, मामा के घर। घर में मैं था, मम्मी थी, मेरी भाभी थी और छोटी बहन माया थी। माँ परेशान हो गई थी, बैल की खाल उतारने किसे भेजे, क्योंकि वो आके बार बार गाली सुनाएगा। माँ कह रही है, परेशान हो गई, यार किसको भेजूं? बस्ती में 1-2 लोग थे, लेकिन कोई जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। कम से कम 4-6 लोगों की, 2 लोगों की तो जरूरत पड़ेगी ना, कम से कम तो 2 लोगों की जरूरत पड़ेगी। माँ ने चाचा से बात की, वे तैयार हो गए थे, लेकिन उनके साथ किसी को जाना चाहिए, अकेले वे खाल नहीं उतार पाएंगे। मम्मी जाके चाचा से बोली कि अजी देखिए ना, ऐसा ऐसा बात है, अजी देखिए ना, ऐसा ऐसा बात है कि साथ में क्या है, वे तैयार हो गए थे, लेकिन उनके साथ किसी को जाना चाहिए, अकेले वे खाल नहीं उतार पाएंगे। मैं उस समय स्कूल में था। लेखक कह रहे हैं कि मैं उस समय कहां था? स्कूल में था। मां ने थक हार कर मुझे ही बुला लिया। मां को लगा कि अब कोई है नहीं, चाचा जी जा रहे हैं तो चाचा जी के साथ मुझे बुला ली मम्मी। मां नहीं चाहती थी कि वह काम, एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड, एक कॉल, एक सेकंड। हाँ बच्चों, तो यह है कि मम्मी ने हार थक करके मुझे बुला लिया। मां नहीं चाहती थी कि वह काम मुझे करना पड़े। मां नहीं चाहती थी कि मुझे काम करना पड़े वो, लेकिन खाल बेचकर जो 10-15 रुपए मिलने वाले थे, उन्हें छोड़ पाने की स्थिति में मां नहीं थी। मां सोची कि अरे पैसे तो आजकल है नहीं, वैसे मैं इसको कैसे भेजूं, लेकिन नहीं भेजूंगी तो 10-15 रुपए भी नहीं मिलेंगे और पैसा तो चाहिए ही चाहिए। तो बस वही थी कि भाई पैसा छूटे नहीं। हार कर मां ने मुझे चाचा के साथ भेज दिया। मेरे चाचा सुल्हड़ महा कामचोर थे। लेखक कह रहे हैं कि मेरे चाचा सुल्हड़ थे, कदम देहचोर थे, कामचोर थे। बस सारा दिन ढोल ताशों में लगे रहते थे, मेहनत के काम से कतराते थे, मेहनत देहचोर थे, मेहनत करना नहीं चाहते थे। मां को फिक्र लगी थी कि कहीं हमारे पहुंचने से पहले ही बैल पर गिद्ध या जंगली जानवर न टूट पड़े। बैल तो रास्ते में गिर पड़ा है, रास्ते में ही है, अगर ये लोग नहीं जाएंगे तो कोई जानवर उस पर अटैक मार देगा, जैसे तैसे वह कर देगा, चमड़े खराब हो जाएंगे। चाचा ने खाल उतारनी शुरू की, मैं उनकी मदद कर रहा था। चाचा का हाथ धीरे धीरे चल रहा था। पिताजी जैसी कुशलता उनमें नहीं थी, पिताजी जैसा वो नहीं थे, वो बहुत धीरे धीरे उनकी कामें चल रही थी। थोड़ी देर बाद वे थक कर बीड़ी पीने बैठ गए। बीड़ी समझते हो ना? थोड़ी देर बाद, बच्चों अभी ज्यादा चैप्टर नहीं है, अब बहुत रियलिस्टिक स्टोरी आपको मिल रही है, आप समझिए। थोड़ी देर बाद वो थक कर बीड़ी पीने बैठ गए। चाचा ने एक छुरी मेरे हाथ में पकड़ा दी, बोले धीरे धीरे खाल उतारो, अकेले से तो शाम तक नहीं उतरेगी, मैं अकेले कितना करूंगा, लो पकड़ो और धीरे धीरे खाल उतारो, मैं जरा बीड़ी मार लेता हूं। छुरी पकड़ते ही मेरे हाथ कांप रहे थे। कल्पना करिएगा, छुरी पकड़ते ही मेरे हाथ कांप रहे थे। वो 9वीं क्लास का बच्चा, जिस समय उसके हाथ में कलम होना चाहिए था, वो बच्चा आज छुरी पकड़ रहा है 10-15 रुपए के लिए। वो बच्चा छुरी पकड़ा हुआ है। उस रोज मेरे भीतर अजीब से संकट में फंस गया था मैं। चाचा ने छुरी चलाने का ढंग सिखाया कि ऐसे करो, ऐसे करो। उस रोज मेरे भीतर बहुत कुछ था जो टूट रहा था। मैं अंदर 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 टूट रहा था कि मैं कैसे परिवार में हूं, किस समाज में हूं, मेरे साथ क्या हो रहा है। चाचा की हिदायत पर मैंने बैल की खाल उतारी थी। मैं जैसे स्वयं ही गहरे दलदल में फंस रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वहां जा रहा हूं जहां से मैं कभी वापस निकल के नहीं आ पाऊंगा। मैं दलदल में फंस रहा हूं जहां से मैं उबरना चाहता था। मैं चाहता था कि मैं इन सब ऐसे क्रूर समाज से, ऐसे घिनौने हरकत से मैं दूर चला जाऊं। आज भी यहां पे क्या है, हालात मुझे उसी दलदल में घसीट रहे थे, पर हालात था कि उसी में बार बार घसीट रहा था। चाचा के साथ तपती दोपहरी में जिस यातना को मैंने भोगा था, आज भी उसके जख्म मेरे तन पर ताजा है। मैं चाचा के साथ उस दोपहर में, चिलचिलाती हुई धूप में, मेरे साथ जो भी हुआ वो मैं जानता हूं, और आज भी वो यादें ताजा है और उसका जख्म ताजा है। जैसे जैसे खाल उतर रही थी, मेरे भीतर का रक्त जम रहा था। खाल उतारने में हमें कई घंटे लग गए थे। चाचा ने खाल को जमीन पर फैला दिया। उस पर लगे खून को सूखी जमीन ने सोख लिया था। चाचा ने खाल को चादर में बांध दिया था, गठरी उठाकर सर पर रख ली थी। लगभग 2 मील की दूरी पर हमारा घर था। बोझ के कारण चाचा को तेज चलना पड़ रहा था। जब किसी के माथे पे बोझ होता है ना, तो बहुत तेज चलते हैं वो लोग। आप देखिएगा गांव में, हम लोग जब हम 12th में थे, हम लोग की खेती होती थी, जो भी खेती था, ज्यादा बहुत बड़ा खेती नहीं था, गेहूं वगैरह होता था, हम लोग खुद से काटते थे, क्योंकि देने के लिए उतना था भी नहीं कि आप किसी को लगा के कटवाओगे तो देना पड़ता था, तो वो हम लोग खुद ही उतना नहीं होता था। तो खुद से ही हम लोग सब 4-5 भाई हम लोग हैं, पूरे चाचा वाचा को मिला करके। हमारे पापा 3 भाई हैं, तीनों में से हम लोग 5 भाई हैं, ठीक है। तो हम लोग जाते थे सुबह सुबह हंसुआ वगैरह लेकर के, रस्सी पुआल का रस्सी भर के ले जाते थे हम लोग। और उधर से आते आते खाना खाने आना है तो भाई एक एक बोझा लेके आना है। अब बोझा जब सर पे आ जाए तो बहुत तेज पांव भागते लगते थे, क्योंकि जल्दी कब ये उतरे, कब ये उतरे।
है ना? तो वही चीज है बच्चों, बोझ के कारण चाचा को तेज चलना पड़ रहा था। मैं हाथ में छुरी पकड़ उनके पीछे पीछे लगभग दौड़ता जाता था। मैं छुरी